वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट इज अगेन कॉल्ड एज अ सिंगैमी। In a previous some lectures we already discussed about the development of male gamete and female gamete. इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने मेल और फीमेल गमेट की डेवलपमेंट दिखाई, क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन गमेट्स की डेवलपमेंट कैसी होती है। ओके, आफ्टर दैट डेवलपमेंट दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वी हैव टू डिस्कस फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ दीज टू मेल गमेट्स। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, जब हम डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे तभी हम फर्टिलाइजेशन को समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट थी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट की, जो हमने पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस की है। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दी फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगैमी। ओके, तो इससे पहले के लेक्चर्स में या फिर इससे पहले मैंने आपको बोला है कि व्हाट इज सिंगैमी। सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन इज द सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस है। अगेन सिंगैमी हमने डेफिनेशन देखी थी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये डिस्कस किया था हमने। व्हाट इज सिंगैमी? इट इज अ फर्टिलाइजेशन और इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गमेट विद अ फीमेल गमेट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जहां पे मेल गमेट का फीमेल गमेट के साथ फ्यूजन होता है एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिंगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसे हमने सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन बोला था। नाउ अब फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने के वक्त जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें जो मेल और फीमेल गमेट्स रहते हैं, मेल गमेट्स वो कैसे रहेगा? इट इज हेप्लॉइड इन नेचर, ये हमने डिस्क्राइब किया था डेवलपमेंट। और फीमेल गमेट विच इज अगेन हेप्लॉइड इन नेचर, ओके, विच इज ऑल्सो हेप्लॉइड इन नेचर। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन होगा। देयर इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी विच इज कॉल्ड अ जाइगोट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोट। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ। न्यू लाइफ की फर्स्ट सेल है और इस फर्स्ट सेल से बनता है एम्ब्रियो। ओके, तो क्या हुआ? हेप्लॉइड जो मेल और फीमेल गमेट थे उनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ जो डिप्लॉइड है। ओके, ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ कैरी आउट हो रही है? इट इज कैरी आउट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल बॉडी विच इज ऑकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, फीमेल बॉडी का हमने स्ट्रक्चर इससे पहले और बहुत बार देखा है। यहाँ पे ओवरी है, देन दिस इज द पोर्शन ऑफ यूटेरस, वजाइना। ओके, तो ये जो फंडस पोर्शन है ये ओवरी है। ओवरी में से निकल के ये सेकेंडरी ओसाइट निकला है, फिर यहाँ पे आके एम्पुला में आके रुकता है। ओके, इसके आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट होती है इनसाइड दी एम्पुला, इनसाइड दी एम्पुला। इट इज द पोर्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन हो कहाँ पे है। ओके, इट इज ऑकर इनसाइड दी एम्पुला विच इज द पोर्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब का जो पोर्शन रहता है एम्पुला, उस एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन इस रीजन में होगा। अब इसके बाद की जो डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो होता है, दैट एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इनटू अ फंडस। ये रीजन जो है इसे हम फंडस बोलते हैं। इट इज अ पोर्शन ऑफ यूटेरस। ओके, ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे वो आएगा यहाँ से और यहाँ से होके यूटेरस में जाके एम्ब्रियो सेटल डाउन में करेगा। तो पूरी प्रोसेस कैरी आउट हो रही है फर्टिलाइजेशन की इनसाइड द एम्ब्यूला। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक प्रोसेस थ्रू जाना है हमें, डायरेक्टली उसके मतलब डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन में डिस्क्राइब करना एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू जाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपको पोजीशन पता चल गई है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है मेल और फीमेल गमेट का, ये आपको पता हो गया है। अब हमें पता करना है कि मैकेनिज्म में क्या होता है। तो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन सीमेन इजैकुलेटेड, जो सीमेन रहता है मेल पेनिस में से जो सिक्रीशन बाहर निकलता है, इजैकुलेट होता है इनसाइड द वजाइना विद डिफरेंट सिक्रीशंस। मतलब सीमेन क्या है हमने डिस्क्राइब किया, उस सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है ये भी हमें पता है। तो सीमेन के साथ अदर सिक्रीशंस भी प्रेजेंट रहते हैं विच इज एंटर इनसाइड दी फीमेल वजाइना। कहाँ पे एंटर करेंगे? फीमेल वजाइना में एंटर करेंगे। आफ्टर जब वो एंटर करता है तो दैट टाइम इट इज इन अ कोएगुलेटेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होता है? वो कोएगुलेटेड फॉर्म में होता है। इट स्टार्ट टू लिक्विफिकेशन,
जो सेमी सॉलिड फॉर्म में सीमेन प्रेजेंट है, उस सीमेन का लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब वो वजाइना में एंटर करता है. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू describe a first process of fertilization, that is a movement of sperm towards the egg. पहली प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा ये हमें डिस्क्राइब करना है. मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स द एग, एग के पास जाने के लिए जो भी मूवमेंट है स्पर्म की, उस मूवमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है. ओके, व्हाट हैपन इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वहां पे सबसे पहले प्रोसेस होगी कैपेसिटेशन. ओके, ये मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन का मतलब क्या है कि जो भी स्पर्म रहते हैं वो स्पर्म अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन. और ये सारे के सारे स्पर्म कैपेसिटेशन में जाते हैं क्या? नहीं. आपको पता है कि 200 to 400 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं इन अ फीमेल वजाइना, और उनमें से कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म कैन एंटर इनसाइड दी, मतलब 50% स्पर्म, ओनली 50% स्पर्म कैन एंटर इनसाइड द वजाइना. सिर्फ 50% ही स्पर्म वहां पे फॉलिपियन ट्यूब में एंटर कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं. ओके, उस 50% जो है वो 50% डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीमोबिलाइज्ड हो जाएंगे, और जो 50% है वो अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन. व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन में क्या होता है एक्चुअली, इट रिक्वायर्ड, जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को डेवलप किया जाता है, या फिर उस स्पर्म के जो लेयर्स है, ऊपर की जो हेड पोर्शन है, हमने देखा है स्पर्म को डिवाइड किया गया है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, इतने पार्ट्स में. ओके, तो जो भी हेड पोर्शन है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है. क्या होता है वहां पे, वो जो लेयर वहां पे फॉर्मेशन रहती है, उस लेयर को ब्रेक करना है, थीन करना है, तो वो अंडरगोज द कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन में जाता है, जिस वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, उनकी मूवमेंट को इंक्रीज किया जाता है, और इस कैपेसिटेशन को रिक्वायर्ड रहते हैं 5 to 6 आवर्स. कैपेसिटेशन क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है. ओके, देन अब उसकी जो लेयर है एक्रोसोम, आप लोगों को पता है कि हमने स्पर्म ड्रॉ किया था, ठीक है. हमने यहाँ पे स्पर्म ड्रॉ किया था. ओके, यहाँ पे हमने देखा था एक्रोसोम, यहाँ पे देखा था न्यूक्लियस. अब ये जो एक्रोसोम है, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है आप लोगों को उस टाइम मैंने बताया था स्ट्रक्चर, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, कि एक्रोसोम और उस पोर्शन में, हेड पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, हाइलुरोनाइडेज एसिड, सॉरी एंजाइम्स. देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रहता है, जोना लिसाइन प्रेजेंट रहता है. ये सब के सब क्या करेंगे, जब वो ओवम के पास जाएंगे तो ये इन सब एलिमेंट्स का या फिर सब फैक्टर जो हेड में प्रेजेंट है, ये सब के सब काम करना शुरू कर देंगे. तो सबसे पहले हमें क्या डिस्क्राइब करना है, ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम की एक्टिविटी क्या रहती है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ एक्रोसोम. जो एक्रोसोम लेयर है वो थीन हो जाती है, इट बिकम्स थीन, क्योंकि जब तक ये थीन नहीं होगी, ये जो ब्रॉड है ये थीन नहीं होगी, तब तक यहाँ से रिलीज नहीं होगा. ओके, और रिलीज क्यों करना है, क्योंकि ओवम है, ओवम को हमें ब्रेक करना है. स्पर्म जब तक के स्पर्म यहाँ पे जाके एंटर नहीं करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो तब तक के स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा. ओके, अब ये एंट्री करने के लिए, स्पर्म अंदर एंट्री करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके हेड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, ये यहाँ पे वर्क करेंगे और इस लेयर को ब्रेक करेंगे, ओवम के लेयर को. तो वहां पे सबसे पहले उस एक्रोसोम क्या होता है, अंदर कैपेसिटेशन होने के बाद में ये जो एक्रोसोम लेयर होती है वो थीन हो जाती है, इट बिकम्स थीन. ओके, ये थीन होने के बाद में क्या होगा कि जो कैल्शियम आयंस है वो एंटर करेंगे इनसाइड द स्पर्म. कैल्शियम आयन एंटर इनसाइड द स्पर्म, वो स्पर्म के अंदर एंटर करेंगे. ओके, सो इट इज द एक्टिविटी आफ्टर कैपेसिटेशन. ये कैपेसिटेशन के वक्त होने के बाद में, कैपेसिटेशन होने के बाद में ये सारी एक्टिविटी वहां पे होगी. अब कैपेसिटेशन की वजह से क्या हो गया, तो जो स्पर्म था वो मोर एक्टिव हो गया. स्पर्म बिकेम मोर एक्टिव, स्पर्म मोर एक्टिव बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन हुआ है, इसके कैपेसिटेशन ही स्पर्म को एक्टिव करने के लिए किया जाता है, तो उसके वजह से होगा मोर एक्टिव हो जाएगा स्पर्म. वो फिर एक्टिव होने के बाद में उसका काम क्या है कि इट इज
मूव अपवर्ड फ्रॉम वजाइना, जो वजाइनल पोर्शन रहता है, जो वजाइनल पोर्शन रहता है फीमेल ट्रैक का, ये वजाइना, तो ये वजाइना से अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद में कहा जाएगा यूटेरस में जाएगा। यूटेरस में जाने के बाद में कहा जाएगा ये इट इज एंटर इनसाइड द ओविडक्ट, जिसे हम फॉलिक्यूलर ट्यूब बोलते हैं। और जहां पे फीमेल ओवम जहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एंटर करेगा। ओके, तो ये सारा यहाँ इसको वजाइना के अंदर पुल्ड करने के लिए, फिर इसकी मूवमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है। और उस कैपेसिटेशन की वजह से एक्रोसोम जो स्पर्म का वो थीन हो जाता है, और उसके जो सब लेयर्स जो स्पर्म है वो अंदर एंटर करता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेशन, और वो मूवमेंट होती है वजाइना से लेके यूटेरस, यूटेरस से लेके ओविडक्ट, वो वहां पे ट्रांसमिट होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्क करने वाला जो एलिमेंट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे फिर से काम आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था तो हमने वहां पे देखा था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, इट एक्टिवेट द स्पर्म, एक्टिवेट द स्पर्म, मतलब ये सारी कोशिशें जितनी भी प्रोसेस हो रही है किस लिए हो रही है कि स्पर्म को एक्टिव रखना है, उसको मोर एक्टिव रखना है, और उसका जो स्पीड है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का, वो स्पीड को बढ़ाना है। तो उसका जो स्पीड रहता है वो 1.523 mm इतना रहता है, mm पर मिनट, इतनी उसकी स्पीड रहती है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने की, इतनी उसकी स्पीड रहती है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, फिर से स्पर्म को एक्टिव रखना। कैपेसिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ानी है स्पर्म की, तो वो अंदर जाएगा वजाइना के अंदर, यूटेरस में जाएगा, फिर जाएगा फॉलिक्यूलर ट्यूब में, जहां पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल ओवम प्रेजेंट है, जिसे हमें रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन की। ओके, सो इट इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हो गई स्पर्म की टुवर्ड्स द एग। तो वो मूवमेंट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगी थी ये हमने देखा है। ओके, आफ्टर दैट अब ये मूव हो गया, मूवमेंट हो गई 1.523 mm पर मिनट, इसका जो स्पीड रहता है। अब ये वजाइना के अंदर मूव होने के बाद में कुछ चीजें, या फिर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन ने अपना काम किया, कैपेसिटेशन ने अपना काम किया, कैल्शियम आयन ने अपना काम किया, उसके बाद में ये जो मूवमेंट है स्पर्म मूव टुवर्ड्स द एम्पुला, एम्पुला के पास मूव होता है। कैसे, एक तो खुद की स्विमिंग प्रोसेस की वजह से, एक तो खुद स्विम कर रहा है, देन दूसरा और सी चीज रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहती है, इसके वजह से वो जो यूटेरस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या रहता है, ऑक्सीटोसिन इज द फीमेल हार्मोन। ओके, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, ये फीमेल हार्मोन है, और ये क्या कर रहा है, फिर उस जो स्पर्म ने अंदर एंटर किया है उस स्पर्म को एम्पुला तक अपवर्ड डायरेक्शन में पुल्ड करने का काम फिर से ऑक्सीटोसिन कर रहा है, जो कौन रिलीज कर रही है, फीमेल बॉडीज रिलीज कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, फीमेल बॉडीज क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस इंपॉर्टेंट है, और खुद उसका स्विम होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को टुवर्ड्स द एग धकेलने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। अब हमने मूवमेंट देख ली, अब हमें देखना है कि जो स्पर्म है वो एंटर कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे ये लास्ट में डिस्क्राइब करूंगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगी। ओके, पहले हम थ्योरेटिकली चाहते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। तो एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग हो रहा है। ओके, इनसाइड द एग एंट्री ऑफ स्पर्म होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली आप लोगों को पहले ही बोला है मैंने कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म। कितने स्पर्म रिलीज होते हैं,
200 to 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सिंगल इजैकुलेशन में इतने मिलियन स्पर्म सीमेन में से रिलीज हो गए, लेकिन इनमें से कुछ some thousands are reaches to the uterus, या फिर हम एम्पुला बोल सकते हैं कि इनमें से कुछ ही है जो रीच कर पाते हैं एम्पुला तक। ओके, क्योंकि ये तो हमारा फर्टिलाइजिंग पॉइंट है। एम्पुला तक रीच करने के लिए सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म ही वहां पे रीच कर पाते हैं। अब ये रीच करने के लिए या फिर वहां पे पहुंचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जो एक्रोसोम रहता है, आप लोगों को इससे पहले बोला है मैंने कि एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लिसाइन एंजाइम, जिसे हम हाइलुरोनाइडेज भी बोलते हैं। हाइलुरोनाइडेज प्रेजेंट रहता है उसमें, जोना लिसाइन प्रेजेंट रहता है, और अदर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रहता है। वो पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं कोरोना रेडिएटा को। देखो ये ओहम है, ओके, ओहम के बाजू में ये जो लेयर फॉर्मेशन होती है ये कोरोना रेडिएटा की है। ये जो अंदर की लेयर है ये जोना पेनिसिला है। जब तक कि वो ब्रेक नहीं करेगी तो इसमें क्या होगा? जो आइक्रोसोम में जो लिसाइन रहता है, जोना लिसाइन रहता है, या फिर हाइलुरोनाइडेज रहता है, या फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रहता है, वो क्या करते हैं? सबसे पहले उस कोरोना रेडिएटर को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि उसको अंदर जाने के लिए इन स्पर्म के हेड में जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। ओके, सबके सब लायबल नहीं रहते, सबके सब नहीं पहुंचा पाते, या फिर सबके सब अंदर नहीं जा पाते, सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ओके, एक ही ऐसा रहेगा जो कैपेबल रहेगा एंटर इनसाइड द ओम। तो ये क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले कोरोना रेडिएटर को ब्रेक करना, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब डिसॉल्व होने के बाद में कहाँ एंटर करेगा? विच इज एंटर इनसाइड द जोना पेलुसिडा। अब कोरोना रेडिएटर को ब्रेक कर दिया, इसके बाद में ये जाएगा जोना पेलुसिडा में। ओके, अंदर की मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। फिर जोना पेलुसिडा में क्या रहता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग एंजाइम। जोना पेलुसिडा में पेलुसिडा क्या प्रेजेंट है? वहां पे जोना पेलुसिडा में क्या प्रेजेंट है? फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है? फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है। उस फर्टिलाइजिंग का क्या काम है? जो जोना पेलुसिडा में फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है, वहां पे एक रिसेप्टर साइट रहती है जो स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट रहता है। स्पर्म में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटी फर्टिलाइजिंग। ओके, मतलब ओहम की जो जोना पेलुसिडा है वहां पे फर्टिलाइजिंग, और इसकी जो जोना स्पर्म की जो अपर हेड है वहां पे क्या प्रेजेंट है? एंटी फर्टिलाइजिंग। तो इनकी एक रिएक्शंस कैरी आउट होती है वहां पे, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। कौन सी? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो स्पर्म और एग में के जो एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस है, इस रिएक्शन के वजह से क्या होता है? वो अंदर एंट्री कर पाता है, वो स्पर्म अंदर एंट्री कर पाता है, एंड दैट रिएक्शन इज अगेन कॉल्ड एज अ कंपैटिबिलिटी ऑफ द स्पर्म, और कंपैटिबिलिटी रिएक्शन क्या बोलते हैं? उसे कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे फर्टिलाइजिंग ऑफ जोना पेलुसिडा एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म, इनकी रिएक्शन कैरी आउट होती है और ब्रेक कर पाते हैं। जब ये ब्रेक कर पाएंगे तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। तो कंपैटिबिलिटी किसे बोल रहे हैं हम? जहां पे कोई भी एक ही स्पर्म ये कर पाएगा, वो दोनों भी रिएक्शंस कंप्लीट कर पाएगा, फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर। ओके, दैट इज बी कॉल्ड एज अ कंपैटिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया सेकंड मेथड, जहां पे हमने एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू अ एग डिस्कस किया है कि कैसे जाएगा। सबसे पहले इसमें से जो मिलियंस है उसमें से थाउजेंड्स एम्पुला तक पहुंच पाएंगे। एम्पुला तक पहुंचने के लिए सबसे पहले, पहुंचने के बाद में एक्रोसोम जो है वो लिसाइन प्रेजेंट रहता है, वो ब्रेक करेगा स्पर्म वॉल को, कोरोना रेडिएटा का, ओहम के कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा। उसके बाद में जोना पेलुसिडा के पास जाएगा। जोना पेलुसिडा के पास जाने के बाद में उसका नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा कि वो अंदर एंटर करने के पहले जोना पेलुसिडा में जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर, प्रोटीन रिसेप्टर रहता है, वो रिएक्शन कैरी आउट करेगा स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ में, और वो चेक करेगा कि कौन सा स्पर्म लायबल है टू द फर्टिलाइजेशन, और वही स्पर्म सिर्फ एंटर कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दी एक्रोसोम रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम
रिएक्शन में हमें सेम थिंग फिर से वही डिस्क्राइब करने, हमने इससे पहले भी बोला है कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या मतलब कि एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द एक्रोसोम, स्पर्म के एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लिसाइन एंजाइम, ओके, कोरोना रेडिएटिंग प्रेजेंट है, पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, स्पर्म के कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर रहा है, जोना पेलिसिडा को भी ब्रेक करेगा और अंदर एंटर करेगा। तो उस एंट्री पॉइंट पर जहां पे स्पर्म अंदर एंटर करेगा, उस टाइम ये एक्रोसोम अपने खुद के हेड में जो पोर्शन है वो अंदर रिलीज करेगा, और रिलीज होने के टाइम पे वहां पे रिएक्शन कैरी आउट होगी। उस रिएक्शन, वो रिएक्शन के उसे एग रिएक्शन भी बोलते हैं, तो ये एग के साथ होने वाली रिएक्शन है, इसलिए हम एग रिएक्शन बोलेंगे। तो ये स्पर्म क्या करेगा, यहाँ पे अंदर एंट्री पॉइंट क्रिएट करेगा, और एंट्री पॉइंट क्रिएट करेगा तो वहां पे कोन फॉर्मेशन होता है, उस साइड में भी एक कोन, जहां पे जो स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा, दैट पॉइंट देयर इज अ क्रिएशन ऑफ कोन लाइक स्ट्रक्चर, वो कोन ऑफ रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, या फिर उसे हम एग रिएक्शन भी बोलते हैं, जो एक्रोसोम में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स की वजह से वहां पे कोन फॉर्मेशन होगा, और वहां पे डीपोलराइजेशन की सिचुएशन आएगी। डीपोलराइजेशन की सिचुएशन मतलब एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये स्पर्म अपने अंदर के जो भी सब्सटेंसेस है वो अंदर रिलीज करेगा। अब आपको मैंने जब स्पर्म का ओहम का स्ट्रक्चर समझाया था, तब बोला था आप लोगों को कि इस ओहम में ये मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है, मियोसिस सेकंड, ओके। यहाँ पे खुद का सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, वहां पे प्रो न्यूक्लियस है, जिसे हम जर्मिनल वेसाइकल बोला था। ये कंप्लीट ओहम नहीं था, उसे हमने सेकेंडरी ऊसाइड बोला था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो खुद को रिलीज कर रहा है, ये रिलीज होने के बाद में स्पर्म अपने बॉडी में का प्रो न्यूक्लियस अंदर डालेगा, ये जो रप्चर करेगा वॉल को और प्रो न्यूक्लियस को अंदर भेजेगा, और इसका खुद का सेंट्रियोल को भी अंदर भेजेगा ओहम के अंदर। जब ये खुद का सेंट्रियोल और खुद का प्रो न्यूक्लियस अंदर भेजेगा, तब ओहम जो सेकेंडरी ऊसाइट है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ ओहम, फिर वो ओहम में कन्वर्ट होगा, और बाकी का जो पोर्शन है विच इज रिमेन आउटसाइड द ओहम, ये बाकी के जो टेल पोर्शन है वो बाहर ही रहेगा, और बाकी का जो पोर्शन है, जो हेड पोर्शन है, वो अंदर रीच करेगा, और खुद का सेंट्रियोल और खुद का प्रो न्यूक्लियस ओहम में शिफ्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब ये जो स्पर्म जहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे रिएक्शन हो गई है, तो ये बेटालाइन मेम्ब्रेन यहाँ पे क्रिएट होती है, राइट। सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है वो बेटालाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाद में उस बीच में जो स्पेस है वो पेरीवेटालाइन स्पेस है, और उसके बाद में जोना पेलुसिडा है। ये हमने स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया था। अब ये स्पर्म ने क्या किया, जैसे जोना पेलुसिडा को ब्रेक किया, तो ये बेटालाइन मेम्ब्रेन जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। उसका जो कन्वर्शन है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में हो गया, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होगा, तो उसका नाम बदल के क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो स्पर्म ने वो अंदर उसको ढकेल दिया, अपने बॉडी के जितने भी पोर्शन थे जो रिक्वायर्ड है, सेंट्रियोल है, प्रो न्यूक्लियस है, वो डालने के बाद में जो भी पोर्शन रिमेनिंग है उसे हमने क्या बोला है यहाँ पे कि अब ये छोड़ दिया उसने, और बाकी का पोर्शन बाहर रह गया, और जहां पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो बेटालाइन मेम्ब्रेन का फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में कन्वर्शन हो गया, और उस फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कन्वर्ट होने के बाद में ये जोना पेलुसिडा है, वो जोना पेलुसिडा क्या करती है, पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन को बना देती है। मतलब ये जो दो लेयर्स है वहां पे फिर से मिनी लेयर्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो सिंगल लेयर थी, पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर थी इन बिटवीन द जोना पेलुसिडा एंड वेटालाइन मेम्ब्रेन। अब वेटालाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होगी, और जोना पेलुसिडा से वो एंटर कर, स्पर्म ने एंट्री कर दी। अब जो पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन है उसको मिनी मेम्ब्रेन्स में कन्वर्ट करने का काम, क्योंकि उसे डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि एक ही स्पर्म को अंदर एंट्री देनी है। जब ये जोना पेलुसिडा पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन क्रिएट करेगा, तब पॉलीएम्ब्रियोनिक सिचुएशन कैरी आउट नहीं होगी। पॉलीएम्ब्रियोनिक मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्पर्म अंदर एंटर कर पाया और एक ही ओहम के साथ में। अगर मेनी स्पर्म अंदर एंटर कर गए तो ऑब्वियसली वो जाइगोट डिवाइड होगा और वहां पे पॉलीएम्ब्रियोनिक सिचुएशन कैरी आउट होगी। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा है कि एक्रोसोम रिएक्शन यहाँ पे हमने डिस्क्राइब की। इसके बाद में हमें जो देखना है वो एक्टिवेशन ऑफ ओहम है। इसके बाद में जो है वो एक्टिवेशन ऑफ ओहम है। एक्टिवेशन ऑफ ओहम में हम क्या देखना है हमें कि ओहम अब एक्टिवेट कैसे होता है, ओके। इससे पहले जो हमने अभी बोला है मैंने कि
मियोसिस में ये रुक जाता है, मेटाफेज सेकेंड में ये सारी सिचुएशन रुक जाती है, तो ये जो रहता है वो सेकेंडरी oocyte रहता है। अब एक्टिवेशन, अगर ओहम को एक्टिवेट करना है तो उस स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्पर्म की एंट्री अंदर चाहिए। ओके, तो स्पर्म अंदर एंटर करेगा। बेटालाइन जो मेम्ब्रेन है, उस बेटालाइन मेम्ब्रेन का कन्वर्शन किस में होगा, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन में होगा। अब ये जो प्रोन्यूक्लियस है, ये खुद का प्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे देखो, अब इसने अपना पूरा सेक्रेशन अंदर छोड़ दिया है, मतलब प्रोन्यूक्लियस, मेल का प्रोन्यूक्लियस अंदर आया है और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद में मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में, जब ये आने के बाद में ये कंप्लीट हुई है, ध्यान में रखना, अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो सेकेंड पोलर बॉडी थी, जहाँ पे सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनी थी, वहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस एक पोलर बॉडी से फिर से 2 पोलर बॉडीज बनेंगी। तो देखो इस डायग्राम में आपको 3 पोलर बॉडीज दिख रही, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 पोलर बॉडीज। अब 3 पोलर बॉडीज है और एक मेल प्रोन्यूक्लियस है और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, ये कंप्लीट ओहम, दिस इज द कंप्लीट ओहम, जिसे हम बोलेंगे अब ये ओहम एक्टिवेट हो चुका है फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये ओहम एक्टिवेट हो चुका है फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो ये हुआ कंप्लीट ओहम, दैट इज वी कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ ओहम। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म और एग का फ्यूजन हमें देखना है। अब ऑब्वियसली अगर एग और ओवम का फ्यूजन हमें देखना है, फ्यूजन तो हो चुका है। ओके, अब प्रोन्यूक्लियस अंदर आ चुका है, इसका भी प्रोन्यूक्लियस आ चुका है, तो अब फ्यूजन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस प्रोन्यूक्लियस का, मेल और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस जो है उनका कवरिंग क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा। कवरिंग ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस और कवरिंग ऑफ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस गेट डी जनरेट, क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा। एंड दे स्टार्ट टू, देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमोसोमल पेयरिंग और क्रोमोसोम्स। अब इनमें से इनके जो 23 क्रोमोसोम है मेल के और 23 क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के, दे स्टार्ट टू पेयर, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इन नेक्स्ट स्टेज। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि देयर इज अ पेयरिंग बिटवीन द प्रोन्यूक्लियस ऑफ अ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन दिखे हैं, ये जो सेंट्रियोल था एक मेल का है और ये यहाँ पे बनाया है फीमेल का। ओके, तो मेल और फीमेल का सेंट्रियोल यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे सिन कैरियन। क्या बोलेंगे उसे, सिन कैरियन। सिन कैरियन किसे बोलते हैं हम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल pronucleus and formation of or chromosomal pairing is there and that formation of is called as उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंग कैरियन, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंग कैरियन by the process of syngamy and karyogamy, by the process of syngamy and karyogamy। कैसे बनेगा ये सब कुछ, सिंगैमी और कैरियोगैमी से बनेगा। सिंगैमी और कैरियोगैमी से मतलब क्या, कि सिंगैमी की डेफिनेशन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कैरियोगैमी किसे बोलते हैं हम, देयर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, प्रोन्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, तो देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दीज 2 क्रोमोसोम, जो हेप्लॉइड थे, मेल के हेप्लॉइड और फीमेल के हेप्लॉइड, वो क्रॉसिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 46 क्रोमोसोम व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये उस जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है, जहाँ पे प्रोन्यूक्लियस का, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, जिससे हम उस स्ट्रक्चर को बोले हम सिंग कैरियन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ सिंग कैरियन। और वो हुआ है बिकॉज ऑफ द सिंगैमी एंड कैरियोगैमी। किसकी वजह से हुआ है वो, बिकॉज ऑफ द सिंगैमी एंड कैरियोगैमी। आप लोगों को पता है कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पर्म, जो स्पर्म में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, यहाँ पे जो आपको सेंट्रियोल दिखा, इससे पहले मैंने बोला है कि एक मेल का है खुद का, ओके, वो डिस्टल रहता है, और उसके अंदर जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है विच इज डोनेट टू अ फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस को वो डोनेट किया जाता है। और वहां पे ये सेंट्रियोल डोनेट करने के बाद में सिंग कैरियन क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन की प्रोसेस करता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद में क्लीवेज ऑफ सेल स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे।
अब ब्लास्टोम ईयर हम नेक्स्ट इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि उससे क्या होता है कि देखो यहाँ पे मेल और फीमेल सेंट्रियोल तैयार हुए हैं और वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ है और उसके वजह से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट में डिवीजन होना स्टार्ट होता है और उस डिवीजन को जो सेल अंदर डिवाइड हुआ है, न्यूक्लियस अंदर डिवाइड हुआ है, उस डिवीजन में जो सेल बनते हैं उसे हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो इट इज अबाउट दी फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। आफ्टर अ स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, कंप्लीट द meiosis सेकंड फॉर्मिंग ओम एंड सेकंड पोलर बॉडी। ओके, तो मैंने इससे पहले ही बोला है आपको कि जब स्पर्म अंदर एंटर करेगा तब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो ओम में कन्वर्ट होगा। तो उसने क्या किया, पेनिट्रेशन स्टार्ट किया और अपना सेकेंडरी प्रोन्यूक्लियस का भी डिवीजन स्टार्ट किया, meiosis सेकंड शुरू है। अब एंटर करने के बाद में मेल का प्रोन्यूक्लियस अंदर किया गया है और फीमेल का भी प्रोन्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे meiosis सेकंड कंप्लीट हुई और 3 पोलर बॉडीज यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट इसमें अभी मैंने आपको बोला है कि देयर इज अ सेंट्रियोल्स आर डोनेट बाय द स्पर्म प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डोनेट करता है फीमेल को और इन 2 सेंट्रियोल से वहां पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ओके, सो जाइगोट फिर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और उससे बनते हैं फिर ब्लास्टुला और देन गैस्ट्रुलेशन। ये प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इट इज होल अबाउट दी फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगेनी। बहुत इजी है, सिर्फ आपको टेक्निकली मतलब पॉइंट वाइज जाना है कि एक्चुअली होता क्या। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्या है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या हुआ, तो ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, तो फर्टिलाइजेशन होना है तो क्या होगा कि सबसे पहला सिग्निफिकेंस दिया है आप लोगों को कि सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करता है oogenesis की प्रोसेस और वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओम। मतलब ओहम बनने के लिए सेकेंडरी oocyte का ओहम में कन्वर्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है वो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। वहां पे जो डिप्लॉयड मेल के और डिप्लॉयड फीमेल के ऐसे करके फिर से एक डिप्लॉयड बॉडी बनती है। सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ दी फर्टिलाइजेशन की वहां पे डिप्लॉयड बॉडी बनना रिक्वायरमेंट है। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है, जो ओवम लैक सेंट्रियोल, आप लोगों को पता है कि ओवम में सेंट्रियोल लैक होता है, तो वो कहाँ से आता है, इट इज नेसेसरी फॉर द फर्दर डिवीजन। जब तक के फीमेल में सेंट्रियोल नहीं आएगा तब तक के फर्दर डिवीजन होगा नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन होगा नहीं। तो ये रिसीव्ड करने के लिए, सेंट्रियोल रिसीव्ड करने के लिए भी रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन। मतलब सेंट्रियोल विच इज रिसीव्ड बाय ओवम फ्रॉम द स्पर्म, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन वहां पे रिक्वायर्ड है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा, स्टेज कंप्लीट नहीं होगी। देन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। ऑब्वियसली अगर वहां पे मेल एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, एक न्यू बॉडी बन रही है, तो क्या होगा, देयर इज इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक इज देयर। क्यों, वहां पे वेरिएशंस अपीयर होते हैं और उस वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, मॉडिफाइड बॉडी फॉर्मेशन होगा, मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक उस बॉडी में आएंगे। देन लास्ट सिग्निफिकेंस है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, ये मेल है या फीमेल है, ये डिटरमाइन करने के लिए भी देयर इज अ फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायरमेंट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब जन्म ही नहीं होगा, ये बर्थ ही नहीं होगा वहां पे। अगर बर्थ चाहिए तो ऑब्वियसली वहां पे फर्टिलाइजेशन, मतलब मैंने पहला क्या बोला है कि सेकेंडरी oocyte का ओवम में कन्वर्शन के लिए, सेकेंड वहां पे डिप्लॉयड सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, थर्ड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्दर डिवीजन और फॉर द फर्दर ग्रोथ, सो फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। थर्ड मैंने क्या बोला है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, सो it required or it produces evolutionary characteristic in a next generation. And last one, that is a requirement for the sex determination of baby. Baby का sex determine करने के लिए बहुत ज्यादा important होता है fertilization. Okay, now in the next lecture we discussing about the embryonic development. उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो embryonic development होगा, जहाँ पे हम ब्लास्टुला फॉर्मेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ये सारी प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने की जो प्रोसेस होते हैं वो पूरी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।